गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। फिर से स्वागत है आपका मिशन 2020 कंपटीशन क्लासेज खानपुर में। और आज हम दोस्तों आपके सामने लेकर आए हैं रणथंभौर का इतिहास, यानी कि रणथंभौर के चौहान राजवंश की हम इससे पहले की 3 क्लासों में हम पृथ्वीराज चौहान तक चर्चा कर चुके हैं दोस्तों। और आज हम एक महत्वपूर्ण शासक जो कि रणथंभौर के सबसे प्रतापी शासक हुए हैं हमीरदेव चौहान, उसके बारे में एक कथन भी है, एक अगर कहें तो उसके बारे में कुछ कथन इस प्रकार हैं दोस्तों। सिंह सवन सतगुरु वचन कदली फले एक बार, तरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जिस प्रकार से महिला यानी कि औरत हट पकड़ती है, उसी प्रकार से इसको एक हठी शासक कहा गया है। यानी कि जो मन में ठान लिया वो करना है तो करना है, इतना महत्वाकांक्षी ये शासक है। और इस शासक के बारे में दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं। देखिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं रणथंभौर के चौहान वंश की। और रणथंभौर के चौहान वंश की जब हम बात करते हैं दोस्तों, तो रणथंभौर के चौहान वंश की स्थापना करने वाले पृथ्वीराज चौहान के पुत्र थे दोस्तों गोविंदराज, जिन्होंने 1194 ईस्वी में रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना की। देखिए दोस्तों, चौहान वंश की स्थापना गोविंदराज के द्वारा की गई 1194 ईस्वी में। इसके बाद बहुत सारे उत्तराधिकारी इसके शासक हुए, जैसे बालनदेव, प्रहलादन, वीर नारायण, बाघभट्ट, जयत्र सेन। अगर हम बात करते हैं वीर नारायण की, तो वीर नारायण का दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश के साथ संघर्ष हुआ, जिसमें इल्तुतमिश को उसने पराजित किया। और जयत्र सिंह जो कि हमीरदेव के पिता है, यानी कि जिसको जयसिम्हा भी कहा जा सकता है, उन्होंने दिल्ली के सुल्तान नासरुद्दीन महमूद को पराजित किया। और सबसे प्रतापी शासक देखिए दोस्तों रणथंभौर के चौहानों में वो हुए हैं हमीरदेव चौहान। और हमीरदेव चौहान के बारे में आज हम अध्ययन करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, सबसे प्रतापी शासक कौन हुए हैं? हमीरदेव, जिनका शासनकाल माना जाता है दोस्तों 1282 से 1301 ईस्वी के मध्य में। इनके पिता है जयसिम्हा, या फिर इसको कई जगह नाम मिलता है दोस्तों जयत्र सिंह। माता का नाम है हीरा देवी और रानी का नाम है दोस्तों रंग देवी। पुत्र हैं इनके 2, बीरम और सुल्तान। पुत्री का नाम भी देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें तो पद्मा या देवल देव। गुरु थे, गुरु का नाम था राघव देव। और महान कवि इनके दरबार में रहा करते थे, जिनका नाम था विजादित्य। क्या नाम था दोस्तों? विजादित्य। उपाधि की अगर बात करते हैं दोस्तों, इन्होंने इनके इतिहास में ऐसा बताया जाता है कि 17 युद्ध इनके द्वारा लड़े गए, जिनमें से 16 युद्धों में विजेता रहे। और एक युद्ध जो कि रणथंभौर का युद्ध रहा, उसको ये हार चुके थे अलाउद्दीन खिलजी से। और इसलिए इसको शाकंभरी नरेश या फिर 16 युद्धों का विजेता की उपाधि से विभूषित किया गया है। देखिए दोस्तों, अपने दूसरे राज्यों के प्रति इन्होंने जो नीति अपनाई उसे कहा जाता है दिग्विजय की नीति। अर्थात हम ये कह सकते हैं दिग्विजय का मतलब होता है अपने अड़ोसी पड़ोसी राज्यों को जीत करके अपने राज्य में मिला लेना। सबसे पहले अगर दोस्तों हम इनके बारे में बात करते हैं, तो इन्होंने उत्तर पश्चिम के जो राज्य थे उनको जीत करके अपने राज्य में समाहित किया। जैसे अगर हम बात करें तो भीमरस के शासक इन्होंने अर्जुन को पराजित किया है। और धार के शासक है दोस्तों भोज परमार, उन्हें भी पराजित किया है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, आबू है, काठियावाड़ है, पुष्कर है और चंपा है। इन आदि राज्यों को भी इन्होंने अपने अधीन कर लिया था। विजय अभियान के पश्चात इन्होंने एक यज्ञ करवाया, कोटिय जन यज्ञ, जिसे एक तरह से हम कहें तो अश्वमेध यज्ञ के समान ही कहा जा सकता है। और इसके राज पुरोहित जो थे उनका नाम था दोस्तों विश्वरूप। क्या नाम था दोस्तों? विश्वरूप। आगे देखिए दोस्तों, इनके जो विजय अभियान है, इन्होंने किन किन युद्धों को जीता है, उन सब के बारे में बहुत सारे ग्रंथ हमें मिलते हैं, जिनसे हमें हमीरदेव की विजय अभियानों की जानकारी प्राप्त होती है। जैसे अगर हम बात करते हैं दोस्तों हमीर महाकाव्य, तो हमीर महाकाव्य के रचनाकार है दोस्तों नयनचंद सूरी। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं हमीर रासो। हमीर रासो नामक ग्रंथ 2 है दोस्तों, एक जो 13वीं शताब्दी में लिखा गया, और 13वीं शताब्दी में जो लिखा गया उसके रचनाकार थे दोस्तों सारंगधर। और हमीर रासो एक दूसरा ग्रंथ था जो 18वीं शताब्दी में लिखा गया, और उसके रचनाकार थे दोस्तों जोधराज। इसके बाद देखिए दोस्तों हमीर मदमर्दन के रचनाकार है दोस्तों जयसिंह सूरी। हमीर मदमर्दन इसके रचनाकार कौन है दोस्तों? जयसिंह सूरी। हमीर हट की अगर बात करते हैं दोस्तों, तो यह है चंद्रशेखर। हमीर
हमीर रायण के रचनाकार है दोस्तों व्यास भांड और हमीर बंदन इनके रचनाकार है दोस्तों अमृत कैलाश। तो अगर हम बात करें तो ये 1 2 3 4 5 लगभग 7 8 जो ग्रंथ है दोस्तों, इनमें एक नायक के रूप में हमीर देव को दिखाया गया है और उसके विजय अभियान की इसमें चर्चा की गई है। हमीर माता बेंचल सूरी, हमीर 13वीं शताब्दी सारंगधर, 18वीं शताब्दी जोधराज दोस्तों, हमीर बदमर्दन जयसिंह सूरी, हमीर चंद्रशेखर और हमीर रायण जिसके रचनाकार है व्यास भांड और हमीर बंदन जिसके रचनाकार है अमृत कैलाश। अब देखिए दोस्तों, हमीर देव के समकालीन अगर हम बात करते हैं तो दिल्ली के 2 सुल्तानों ने राज किया है और दिल्ली के 2 सुल्तान खिलजी वंश के संस्थापक अगर हम बात करते हैं जलालुद्दीन खिलजी, जिसका शासनकाल रहा है दोस्तों, शासनकाल रहा है 1290 से 1296 ईस्वी के मध्य, और उसके बाद उसके भतीजे अलाउद्दीन खिलजी जिनका शासनकाल है दोस्तों 1296 से 1316। तो ये 2 समकालीन शासक हुए। देखिए दोस्तों, रणथंभौर का जो दुर्ग था एक बहुत सामरिक दुर्ग उसे माना जाता है और दिल्ली के सुल्तान उसको जीतना चाहते थे। तो सर्वप्रथम अगर हम बात करते हैं जलालुद्दीन खिलजी दोस्तों, तो जलालुद्दीन खिलजी पहली बार 1290 में अपनी सेना लेकर के आता है। और देखिए दोस्तों, एक दुर्ग रणथंभौर से पहले जो दुर्ग पड़ता है उसे कहा जाता है दोस्तों झाइन का दुर्ग। और देखिए झाइन के दुर्ग की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो रणथंभौर के दुर्ग की कुंजी इसे कहा जा सकता है। क्या कहा जा सकता है दोस्तों? रणथंभौर के दुर्ग की कुंजी। किसको कहते हैं? झाइन दुर्ग को। तो 1290 में दोस्तों जलालुद्दीन खिलजी ने झाइन दुर्ग को विजित कर लिया, यानी कि अपने जीत करके अपने साम्राज्य में मिला लिया। तो उसने सोचा कि मैं आगे क्यों ना रणथंभौर दुर्ग को जीतने में अपने प्रयास किया जाए। तो देखिए दोस्तों, अगर बात करते हैं दोस्तों, तो इसके बाद जब जलालुद्दीन खिलजी ने, देखिए अगर हम बात करते हैं कि झाइन दुर्ग पर विजय प्राप्त की, तो इसकी जानकारी का जो वर्णन मिलता है दोस्तों अमीर खुसरो की एक पुस्तक है और उसका नाम है मिफ्ताह उल फतुहे। अगर हम ये बात करें कि जलालुद्दीन खिलजी की विजय अभियानों के बारे में जो जानकारी हमें प्राप्त होती है वो अमीर खुसरो की पुस्तक मिफ्ताह उल फतुहे से प्राप्त होती है। देखिए दोस्तों, झाइन दुर्ग के बाद 1291 और 1292 में 2 बार जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा रणथंभौर दुर्ग का घेरा डाला गया, परंतु वह उसे जीतने में असफल रहा। देखिए दोस्तों, एक कहावत है कि कहते हैं कि लोमड़ी को जब अंगूर नहीं मिले तो उसने क्या कहा? अंगूर खट्टे हैं। उसी प्रकार दोस्तों, जब जलालुद्दीन खिलजी रणथंभौर दुर्ग को जीत नहीं पाया तो उसने अपने दिल को तसल्ली देने के लिए, अपने आप को आप संतुष्टि देने के लिए कहा कि ऐसे 10 दुर्गों को, यानी रणथंभौर के दुर्ग के बारे में उसने कहा कि ऐसे 10 दुर्गों को तो मैं मुसलमानों के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। इस प्रकार की बात दोस्तों इसने कही थी जलालुद्दीन खिलजी ने। क्योंकि असफलता किसी को रास नहीं आती है दोस्तों, और हर कोई व्यक्ति जब असफल होता है तो अपने असफलता का दोष वो किसी और के माथे मढ़ता है। देखिए दोस्तों, असफलता का उल्लेख 2 बार जब असफल हुआ रणथंभौर पर आक्रमण करने के पश्चात जलालुद्दीन खिलजी, तो इसकी जानकारी हमें अमीर खुसरो और वर्नी की एक पुस्तक है दोस्तों जिसका नाम है तारीख फिरोजशाही। क्या नाम है? तारीख फिरोजशाही। अमीर खुसरो और वर्नी की पुस्तक है तारीख फिरोजशाही, जिससे हमें रणथंभौर पर जब जलालुद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया और जब वो असफल रहा तो उसकी असफलताओं का वर्णन अगर देखा जाए तो वो मिलता है अमीर खुसरो वर्नी की पुस्तक तारीख फिरोजशाही में दोस्तों। उसके बाद देखिए, इसके भतीजे अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी की क्या कर दी दोस्तों? हत्या कर दी, और उसके बाद स्वयं दिल्ली का सुल्तान बना। और यह भी एक महत्वाकांक्षी शासक था और यह भी चाहता था कि मैं रणथंभौर दुर्ग को जीत करके अपने साम्राज्य में मिला लूं, यानी अपने साम्राज्य का हिस्सा बना लूं। तो देखिए दोस्तों, कुछ कहावतें इस प्रकार हैं, ऐसे बताते हैं कि भाई रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण करने का कारण क्या रहा। तो बर्नी के अनुसार तो माना जाता है कि जो हमीर देव थे उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी को कर देना बंद कर दिया था। मगर एक मत ये भी निकल के आता है कि इसके जो मंगोल विद्रोही थे दोस्तों, और वो मंगोल विद्रोहियों के 2 सरदार हुआ करते थे, एक का नाम था मोहम्मद शाह और एक का नाम था कहब्रू। क्या नाम था दोस्तों? मोहम्मद शाह और कहब्रू। तो ये दोनों मंगोल विद्रोहियों को शरण दे रखी थी। वैसे अगर देखा जाए
तो दोस्तों एक पुस्तक है हम्मीरहट, जो चंद्रशेखर के द्वारा लिखी गई है। और हम्मीरहट में ये बताया गया है कि अलाउद्दीन खिलजी की एक बेगम थी चिमना, जिसके साथ अगर हम बात करते हैं मोहम्मद शाह का प्रेम प्रसंग था, या फिर हम कहें कि इन दोनों के बीच अफेयर था, यह हम कह सकते हैं। तो ऐसा माना जाता है, हम्मीरहट जो ग्रंथ है किसका, चंद्रशेखर का, उसके अनुसार। तो ऐसा लिखता है ये ग्रंथ कि मोहम्मद शाह और चिमना दोनों अलाउद्दीन खिलजी को मारना चाहते थे। इस बात का उसे भान हो गया। तो इस बात को लेकर के जब उन्होंने अपने मंगोल विद्रोहियों चाहा, तो जब मंगोल विद्रोही ने जाकर के कहाँ पर शरण ली दोस्तों, हमीरदेव चौहान के पास शरण ली। और हमीरदेव चौहान से बार बार कहे जाने के बावजूद भी उन शरणार्थ विद्रोहियों को, अलाउद्दीन खिलजी को वापस नहीं लौटाया गया, क्योंकि हमीरदेव एक हठी राजा थे और वो जो ठान लेते थे। और दूसरी बात, अगर शरणागत को आश्रय नहीं दिया जाए तो शरणागत को आश्रय नहीं देना एक तरह से वो राजपूतों की आन बान शान के खिलाफ मानते थे दोस्तों। तो उन्होंने उनको जो अलाउद्दीन खिलजी के मंगोल विद्रोही थे उन्हें वापस लौटाने से मना कर दिया। तो इस प्रकार से एक कारण यह भी माना जाता है कि मंगोल विद्रोहियों को उन्होंने शरण दी। तीसरा कारण तो सब जानते हैं दोस्तों, साम्राज्यवादी नीति, क्योंकि हर राज्य का राजा ये चाहता था कि मेरे राज्य का विस्तार ज़्यादा से ज़्यादा हो। ठीक है दोस्तों, तो अपने राज्य का विस्तार करने के लिए दूसरे राज्यों को अपने राज्य में मिलाने की महत्वाकांक्षा रखने वाले जो शासक हैं, वो उनको अगर हम कहा जाए तो साम्राज्यवादी नीति का पालन करने वाला शासक कह सकते हैं। चौथा कारण ये बताया जाता है कि जलालुद्दीन खिलजी की हार का बदला लेना चाहता था। ये भी कोई बात नहीं कि अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी की हार का बदला, जब वो व्यक्ति अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा की हत्या की। मगर ये देखिए दोस्तों, इस प्रकार के कारण मिलते हैं और कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो हमें ये सारी चीजें याद भी रखनी है कि भाई देखो, एक कारण तो रहा है कि कर नहीं देना, ये कहा है वर्णी के अनुसार है, मंगोल विद्रोही महमूद शाह और कहबरू को शरण देना। ठीक है दोस्तों, और तीसरा है साम्राज्यवादी नीति, और चौथा अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी की पराजय का बदला लेना। अब देखिए दोस्तों, आगे हम बात करते हैं दो महत्वपूर्ण युद्धों की। दो महत्वपूर्ण युद्ध जो लड़े गए अलाउद्दीन खिलजी और हमीरदेव के मध्य, एक तो था दोस्तों हिंदू भाट घाटी का युद्ध और एक था दोस्तों रणथंभौर का युद्ध। हिंदू भाट घाटी का युद्ध 1299 में दोस्तों माना जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सेनापति उलुग खां और नुसरत खां के नेतृत्व में सेना भेजी। देखिए दोस्तों, हम दो महत्वपूर्ण युद्धों के बारे में आज चर्चा करते हैं। तो पहला जो युद्ध लड़ा गया दोस्तों, वो लड़ा गया 1299 ईस्वी में, और वो युद्ध था दोस्तों हिंदू भाट घाटी का युद्ध। तो एक युद्ध है दोस्तों हिंदू भाट घाटी का युद्ध, ये लड़ा गया दोस्तों 1299 ईस्वी, और एक तरफ थे हमीरदेव और दूसरी तरफ थे दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के दो सेनापति थे, एक तो था उलुग खां और एक था दोस्तों नुसरत खां। दोनों सेनापतियों के नेतृत्व में सेना भेजी, और हमीरदेव के दो सेनापति हुआ करते थे दोस्तों उस समय, धर्म सिंह और भीम सिंह। क्या नाम था दोस्तों? धर्म सिंह और भीम सिंह। धर्म सिंह और भीम सिंह की अगर बात करें तो इसमें देखिए दोस्तों, जब अलाउद्दीन खिलजी ने हमीरदेव पर आक्रमण किया ये दो सेनापतियों के नेतृत्व में, तो इनके जो सेनापति थे भीम सिंह, इनकी मृत्यु हो गई। और नुसरत खां, इधर देखा जाए तो अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति नुसरत खां भी मारे गए थे। परंतु देखिए दोस्तों, हिंदू भाट घाटी के युद्ध में विजय किसको मिली है? हमीरदेव चौहान को विजय प्राप्त हुई है दोस्तों, और अलाउद्दीन खिलजी को असफलता हाथ लगी, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी इसको युद्ध को नहीं जीत पाया था। आगे देखिए बात करते हैं दोस्तों, एक जो दूसरा महत्वपूर्ण युद्ध लड़ा गया वो युद्ध है दोस्तों, दोनों शासकों के मध्य जो युद्ध लड़ा गया है वो है रणथंभौर का युद्ध। रणथंभौर का युद्ध, और रणथंभौर के युद्ध में वही दो शासक,
एक साइड है हमीर देव और दूसरी साइड है दोस्तों वही अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी अब स्वयं रणथंभौर को जीतने के लिए आता है और हमीर देव ये दो सेनापति थे उस समय, रणमल और रतिपाल। तो देखिए दोस्तों, इस अलाउद्दीन खिलजी ने कूटनीति का सहारा लिया और रणमल रतिपाल को दुर्ग जीतकर उन्हें सौंपने का लालच दिया। तो रणमल और रतिपाल को अगर हम बात करें दोस्तों, तो अलाउद्दीन खिलजी ने इन दोनों को अपनी तरफ शामिल कर लिया, यानी कि अपनी तरफ मिला लिया और इन दोनों व्यक्तियों ने दुर्ग के गुप्त दरवाजे बता दिए। और ऐसा माना जाता है दोस्तों कि जब खाद्यान्न संकट पैदा हुआ दुर्ग में, तो हमीरदेव चौहान खुद केसरिया धारण करके युद्ध के मैदान में उतरे और लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए दोस्तों। और ऐसा माना जाता है कि इनकी जो रानी थी, हमीरदेव की जो रानी थी दोस्तों, रंग देवी जो रानी थी, उन्होंने जौहर किया, जल जौहर, एकमात्र जल जौहर किया। तो देखिए दोस्तों, जब कोई राजा केसरिया धारण करके युद्ध भूमि में वीर गति को प्राप्त होता है, तो उनकी रानी अपने सतीत्व की रक्षा हेतु या तो आग में कूद करके या फिर जल में कूद करके अपने प्राणों की आहुति देती है। तो उस स्थिति को कहा जाता है दोस्तों जौहर। और जब केसरिया और जौहर दोनों होते हैं तो उस स्थिति को कहा जाता है साका। तो देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें जौहर प्लस केसरिया, तो क्या हुआ दोस्तों, इसको कहा जाएगा एक साका। क्या कहा जाएगा? एक साका। अगर केसरिया हो और जौहर ना हो तो उसे कहा जाता है दोस्तों अर्ध साका। तो ऐसा माना जाता है कि राजस्थान का प्रथम साका, अगर हम बात करें राजस्थान का प्रथम साका जो हुआ है दोस्तों, एक प्रमाणिक साका, वो 13 जुलाई 1301 ईस्वी को, 13 जुलाई 1301 ईस्वी को। देखिए दोस्तों, 11 जुलाई को अलाउद्दीन खिलजी सेना लेकर के आया था। रणथंभौर का युद्ध जो लड़ा गया है दोस्तों 11 जुलाई 1301 ईस्वी। और ये साका जो हुआ है रणथंभौर का, ये राजस्थान का प्रथम साका माना जाता है। इस प्रकार से दोस्तों हम देखते हैं रणथंभौर का इतिहास इस प्रकार का रहा है। ठीक है दोस्तों, आगे हम एक नया वीडियो लेकर के आपके सामने आएंगे जिसमें कुछ रणथंभौर दुर्ग की विशेषताओं के बारे में। वैसे मैं बता देता हूं दोस्तों, जैसे रणथंभौर दुर्ग की अगर बात करते हैं तो अबुल फजल का एक कथन है, रणथंभौर अगर सुरक्षात्मक दृष्टि से देखा जाए तो दुर्ग इस प्रकार से बना हुआ था कि दूर से देखने पर वो दिखाई नहीं देता था क्योंकि जंगलों और पहाड़ियों के बीच घिरा हुआ था। तो अबुल फजल ने इस दुर्ग के बारे में कहा है, वाकई सब दुर्ग नंगे हैं, ये बख्तर बंद है। तो दुर्ग के अंदर कौन कौन से दर्शनीय स्थल है? देखो, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं दोस्तों, इसका जो प्रवेश द्वार है दोस्तों, प्रवेश द्वार को कहा जाता है नवलखा दरवाजा। क्या कहा जाता है दोस्तों? नवलखा दरवाजा। और नवलखा बुर्ज की बात करें तो ये दोस्तों चित्तौड़गढ़ में है। रणथंभौर दुर्ग में प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है? नवलखा दरवाजा। और उसी में हाथी पोल, गणेश पोल, दिल्ली पोल, बहुत सारे दरवाजे बने हुए हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो एक प्रसिद्ध मंदिर है गणेश जी का प्रसिद्ध मंदिर है जिसे त्रिनेत्र गणेश जी के मंदिर के नाम से जानते हैं, जिसका मेला प्रतिवर्ष लगता है दोस्तों भाद्र शुक्ल चतुर्थी को। और देखिए दोस्तों, इसमें एक स्पेशल जो महल है वो है सुपारी महल। और सुपारी जो महल है दोस्तों, इस जगह माना गया है कि इस स्थान पर मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर एक साथ बने हुए हैं। तो राजस्थान में अगर देखा जाए तो एकमात्र स्थान जहाँ पर मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर एक साथ बने हुए हैं। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर 32 खंभों की छतरी भी बनी हुई है, 32 खंभों की छतरी। तो 32 खंभों की छतरी का जो निर्माण है दोस्तों, वो हमीर ने अपने पिता की 32 साल के शासनकाल की याददाश्त के दौरान बनवाया गया था। और देखिए दोस्तों, आगे हम बात करते हैं तो एक छतरी है अधूरी छतरी। तो अधूरी छतरी का जो निर्माण है बेटा दोस्तों, अधूरी छतरी ये भी है रणथंभौर दुर्ग में, जिसका निर्माण राणा सांगा की पत्नी कर्मावती के द्वारा करवाया गया था। एक अगर हम बात करें कुत्ते की छतरी भी कहाँ पर है? रणथंभौर दुर्ग में है दोस्तों। इस प्रकार दोस्तों हमने कुछ महत्वपूर्ण दुर्ग के बारे में भी अध्ययन किया। और राजस्थान में अगर देखा जाए तो रणथंभौर के इतिहास का
अध्ययन किया है। आगे हम इस प्रकार से नई वीडियो आपके सामने लेकर के आते रहेंगे। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।